हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिटॉक्स योर माइंड बाय एस.जे. स्कॉट एंड बैरी डेवनपोर्ट। यह किताब दिमाग की भीड़, ओवरथिंकिंग और नेगेटिव सोच से बाहर निकलकर साफ, शांत और फोकस्ड मानसिक जीवन जीने का व्यावहारिक रास्ता दिखाती है। देखिए, एक बात बताऊं, आज के जमाने में सबसे ज्यादा गंदगी अगर कहीं जमा हो रही है तो वो हमारे दिमाग में है। बाहर सब कुछ चमकता दिखता है, फोन की स्क्रीन, नोटिफिकेशन, मोटिवेशनल रील्स, पर अंदर अंदर बस शोर है, आवाजें, डर, तुलना। अगर ऐसा हो गया तो मैं इतना पीछे क्यों हूं, कल क्या होगा? लेखक शुरुआत में यही पकड़ते हैं कि समस्या हमारी परिस्थितियां नहीं है, समस्या है बिना रुके चलता हुआ मन। वो कहते हैं कि हम दिमाग को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो कभी थकता ही नहीं, जैसे उसे कभी सफाई की जरूरत नहीं। जबकि सच ये है कि जैसे शरीर में टॉक्सिन जमा होते हैं, वैसे ही दिमाग में भी मेंटल टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक, बेकार की चिंता, अतीत का पछतावा, भविष्य का डर। लेखक एक बहुत सीधी बात कहते हैं और यहीं से किताब का दिल खुलता है। यू डोंट हैव टू कंट्रोल एवरी थॉट, यू जस्ट नीड टू स्टॉप लेटिंग देम कंट्रोल यू। इसे जरा महसूस कीजिए। हर ख्याल को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी का ड्राइवर भी मत बनने दो। हम में से ज्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं। कोई नेगेटिव ख्याल आता है और हम उससे लड़ने लगते हैं, उसे दबाते हैं, उसे हटाने की कोशिश करते हैं, और जितना दबाते हैं उतना वो जोर से लौटता है। लेखक कहते हैं कि दिमाग की सफाई का पहला नियम हेल्डाई बंद करो। ख्यालों को दुश्मन मत बनाओ। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या बस सोचते रहना है? नहीं यार, बात यह है कि हर ख्याल को पकड़कर बैठ जाना, उस पर कहानी बनाना, यही ओवरथिंकिंग है। लेखक इसे थॉट अटैचमेंट कहते हैं। ख्याल आया, आपने उसे सच मान लिया। ख्याल आया, आपने मान लिया कि ये मैं ही हूं, जबकि ख्याल तो बस एक मेहमान है, आप उसका घर नहीं हो। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब आप ख्याल और अपने बीच दूरी बनाते हो, तभी डिटॉक्स शुरू होता है। किताब की शुरुआत में लेखक एक साधारण लेकिन बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क देते हैं। पहले जागरूकता, फिर चयन और फिर अभ्यास। जागरूकता मतलब ये पहचानना कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, बिना जज किए, बिना खुद को गालियां दिए, बस नोटिस करना। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक देखते हो, कारें आ जा रही हैं, आप उनमें बैठ नहीं रहे, आप बस देख रहे हो। यही माइंडसेट लेखक सिखाना चाहते हैं। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, मन कहेगा ये क्या ड्रामा है, लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है। लेखक एक आम गलती पर भी बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि माइंड डिटॉक्स मतलब हमेशा पॉजिटिव रहना, हर वक्त खुश, हर वक्त शांत। ये बहुत बड़ा झूठ है। वो साफ कहते हैं कि दिमाग को जबरदस्ती पॉजिटिव बनाना भी एक तरह का टॉक्सिन है, क्योंकि आप अपने असली इमोशंस को नकार रहे हो। गुस्सा आए तो आए, डर लगे तो लगे, फर्क बस इतना है कि आप उनमें डूबो मत। उन्हें महसूस करो, समझो और जाने दो। यही इमोशनल डिटॉक्स है। एक जगह लेखक लिखते हैं, अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ चेंज। इसका मतलब बहुत सीधा है, जब तक आपको पता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, आप बदलोगे क्या? हम ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं। सुबह उठे, फोन देखा, किसी की स्टोरी से खुद को छोटा महसूस किया, काम पर बॉस की बात दिल पर ले ली, रात को उसी बात को बार बार दोहराया। ये पूरा दिन दिमाग के कचरे से भर गया। लेखक कहते हैं कि अगर आप दिन में सिर्फ 2 मिनट भी अपने दिमाग को सुन लो, बिना कुछ ठीक किए, तो आधी सफाई वहीं हो जाती है। अब यहां एक रिलेटेबल उदाहरण सोचिए। मान लीजिए एक आम इंसान है, नौकरी करता है, घर की जिम्मेदारियां हैं, सपने भी हैं। रात को सोते वक्त फोन साइड में रखता है, लेकिन दिमाग चालू रहता है। कभी एमी, कभी भविष्य, कभी ये डर कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया तो। यही वो जगह है जहां लेखक कहते हैं, रात को सोने से पहले दिमाग का डंप जरूरी है। कागज लो, जो भी चल रहा है लिख दो, बिना फिल्टर, बिना ग्रामर। ये लिखना समाधान नहीं है, ये दिमाग को खाली करने की प्रक्रिया है, जैसे कंप्यूटर का रिसाइकल बिन साफ करना। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। हमारा दिमाग खतरे को ज्यादा नोटिस करता है,
सुख को कम। ये नेचुरल है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन आज के समय में यही मैकेनिज्म ओवरथिंकिंग बन गया है। हर छोटी बात दिमाग में अलार्म बजा देती है। लेखक कहते हैं कि जब भी दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो बनाए तो खुद से पूछो, क्या ये अभी सच है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं, अभी नहीं। ये सवाल दिमाग को वर्तमान में वापस लाता है। एक बहुत गहरी लाइन किताब में आती है, योर माइंड इज अ टूल, नॉट योर मास्टर। इसे जरा दिल से समझिए। दिमाग आपका नौकर है, मालिक नहीं। लेकिन हम उसे गद्दी पर बिठा चुके हैं। हर फैसला, हर भावना, हर डर वही तय कर रहा है। माइंड डिटॉक्स का मतलब दिमाग को चुप कराना नहीं है, उसे सही जगह पर बैठाना है। जब आप ये मान लेते हो कि हर ख्याल सच नहीं होता, तब पहली बार आपको हल्कापन महसूस होता है। लेखक शुरुआत के अध्याय में ही एक प्रैक्टिस देते हैं, नाम देना। जब भी नेगेटिव सोच आए, उसे नाम दो। जैसे डर की आवाज, तुलना वाला ख्याल, पुराना रिकॉर्ड। इससे क्या होता है? आप उस ख्याल से अलग हो जाते हो। वो आप नहीं रह जाता, वो बस एक पैटर्न बन जाता है। और पैटर्न बदले जा सकते हैं। यहां लेखक चेतावनी भी देते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, मन और ज्यादा शोर करेगा। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। लेखक कहते हैं, ये अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आप पहली बार जाग रहे हो। जैसे गंदे कमरे की सफाई में पहले ज्यादा धूल उठती है, उसी तरह माइंड डिटॉक्स में पहले ज्यादा बेचैनी आती है। घबराना मत, यही प्रक्रिया है। पहले भाग का सार यही है कि दिमाग की सफाई कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है, रोज थोड़ी, बिना परफेक्शन की जिद के, बिना खुद को दोष दिए, बस ईमानदारी से। और जैसे जैसे आप जागरूक होते जाओगे, आपको छोटे छोटे ब्रेक मिलने लगेंगे। ख्यालों के बीच की खामोशी, वही खामोशी असली सुकून है। और यहीं पर एक सवाल आपके अंदर उठना चाहिए, अगर मैं अपने दिमाग को देख सकता हूं, तो क्या मैं वो दिमाग हूं? यही सवाल अगले हिस्से का दरवाजा खोलता है, जहां हम जानेंगे कि ख्यालों से दूरी कैसे बनाई जाती है और ओवरथिंकिंग की जड़ पर कैसे हाथ रखा जाता है। देखिए, अब जब आपने पहले हिस्से में यह समझ लिया कि हर ख्याल आप नहीं हैं, तब अगला सवाल अपने आप उठता है, तो मैं हूं कौन? यहीं से किताब का दूसरा हिस्सा और गहराई में जाता है। लेखक अब आपको ख्यालों से अलग खड़ा करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि असली समस्या ओवरथिंकिंग नहीं है, असली समस्या है ख्यालों के साथ आपकी पहचान। हम सोचते हैं और तुरंत मान लेते हैं कि यही सच है, यही मैं हूं, यही मेरी किस्मत है। जबकि सच्चाई ये है कि ख्याल बस दिमाग की एक एक्टिविटी है, जैसे दिल की धड़कन। आप धड़कन नहीं हो, वैसे ही आप ख्याल नहीं हो। लेखक यहां एक बहुत सटीक लाइन लिखते हैं, थॉट्स आर इवेंट्स इन द माइंड, नॉट फैक्ट्स अबाउट रियलिटी। इसे थोड़ा ठहर कर समझिए। दिमाग में जो चल रहा है वो एक घटना है, फैसला नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? एक नेगेटिव ख्याल आया, मैं फेल हो जाऊंगा, और हमने उसे भविष्य का सच बना लिया। यहीं से डर पैदा होता है, यहीं से एंग्जाइटी आती है। लेखक कहते हैं कि माइंड डिटॉक्स का दूसरा स्टेप है ख्यालों को तथ्य मानना बंद करना। अब आप सोच रहे होंगे, बात तो ठीक है, लेकिन जब ख्याल बहुत ज्यादा रियल लगते हैं, तब क्या करें? यही लेखक एक प्रैक्टिकल टूल देते हैं, जिसे वो कहते हैं मेंटल लेबलिंग। जब भी कोई स्ट्रांग ख्याल आए, उसे जज मत करो, बस लेबल करो। जैसे ये डर है, ये पुरानी याद है, ये कल्पना है। जैसे ही आप लेबल लगाते हो, ख्याल की पकड़ ढीली होने लगती है। वो आपसे थोड़ा दूर खिसक जाता है। यही दूरी आपकी ताकत है। लेखक बताते हैं कि दिमाग की एक आदत होती है हर चीज को पर्सनल बना लेना। कोई आपको जवाब नहीं देता, दिमाग कहता है मैं ही बेकार हूं। कोई आगे बढ़ जाता है, दिमाग कहता है मेरे अंदर कुछ कमी है। ये पैटर्न बचपन से बनते हैं। किताब में लेखक साफ कहते हैं कि माइंड डिटॉक्स का मतलब बचपन को कोसना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो पैटर्न आज भी बिना अपडेट के चल रहे हैं, और हर पैटर्न बदला जा सकता है। एक जगह वो लिखते हैं, यू कैंट स्टॉप अ थॉट फ्रॉम अपीयरिंग, बट यू कैन स्टॉप फीडिंग इट। समझे? ख्याल आएगा ही, उसे रोकने की कोशिश मत करो, लेकिन उसे खाना मत दो। खाना मतलब उस पर सोच की पूरी सीरीज मत चलाओ। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये
होगा, लोग क्या कहेंगे। यही फीडिंग है। जैसे ही आप ये करना बंद करते हो, ख्याल अपने आप कमजोर पड़ जाता है। यहां लेखक एक बहुत आम गलती की बात करते हैं। लोग माइंडफुलनेस को भी टास्क बना लेते हैं। आज ध्यान नहीं लगा, मैं फेल हो गया। आज दिमाग शांत नहीं हुआ। लेखक कहते हैं, यह भी दिमाग का ट्रिक है। माइंड डिटॉक्स का मतलब परफेक्ट शांति नहीं है, बल्कि जागरूकता है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो कि दिमाग भटक रहा है, तो आप पहले ही सही दिशा में हो। अब एक साधारण सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए वही इंसान, नौकरी वाला, अब थोड़ा जागरूक हो गया है। सुबह ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक में फंसता है। पहले दिमाग कहता था, आज का दिन खराब गया। अब वो ख्याल आता है, लेकिन वो उसे देखता है। वो कहता है, अच्छा, ये चिढ़ वाला ख्याल है। बस, वो उससे लड़ता नहीं, उसे सही साबित नहीं करता। नतीजा, चिढ़ कुछ देर में खुद ही बैठ जाती है। यही माइंड डिटॉक्स का रियल लाइफ असर है। लेखक दूसरे हिस्से में एक और गहरी बात लाते हैं। हम दिमाग को हर वक्त बिजी रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें अंदर की खाली जगह से डर लगता है। शांति हमें अजीब लगती है। फोन उठाओ, म्यूजिक चलाओ, कुछ भी, बस अकेले मत बैठो। लेखक कहते हैं कि यही वो जगह है जहां असली डिटॉक्स होता है। जब आप कुछ देर बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठते हो, तब दबे हुए ख्याल बाहर आते हैं। शुरुआत में ये डरावना लगेगा, पुरानी बातें, पछतावे, अनकहे डर। लेकिन अगर आप भागे नहीं, तो वही ख्याल धीरे धीरे अपनी ताकत खो देते हैं। एक बहुत ईमानदार लाइन किताब में आती है, अवॉइडेंस फील्स गुड नाउ, बट इट कॉस्ट्स यू लेटर। अभी बचना आसान लगता है, लेकिन बाद में कीमत चुकानी पड़ती है, बेचैनी, तनाव, नींद की कमी। लेखक कहते हैं कि माइंड डिटॉक्स में थोड़ा असहज होना जरूरी है। ये दर्द नुकसान नहीं करता, ये साफ करता है। इस हिस्से में लेखक आपको एक छोटा सा अभ्यास देते हैं। दिन में कई बार खुद से पूछना, अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जवाब बदलता रहेगा, कभी चिंता, कभी गुस्सा, कभी फालतू प्लानिंग। बस पूछते रहो। ये सवाल दिमाग को ऑटो पायलट से बाहर खींच लाता है। धीरे धीरे आपके और ख्यालों के बीच स्पेस बनने लगता है, और उसी स्पेस में शांति आती है। लेखक एक और जरूरी फर्क समझाते हैं, सोच और समस्या में फर्क। ज्यादातर समस्याएं बाहर नहीं हैं, दिमाग के अंदर हैं। भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन हम उसे जी लेते हैं। लेखक कहते हैं कि जब भी दिमाग बहुत आगे भागे, शरीर में वापस आओ। सांस महसूस करो, पैरों का जमीन से संपर्क महसूस करो। ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, ये नर्वस सिस्टम को शांत करने का तरीका है। एक जगह वो कहते हैं, द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली प्लेस वेयर योर माइंड कैन डिटॉक्स। अतीत यादों में है, भविष्य कल्पना में। दिमाग का कचरा ज्यादातर वहीं जमा होता है। अभी, इस पल में, ज्यादातर समय कुछ भी गलत नहीं होता। इस सच को महसूस करना माइंड डिटॉक्स का बड़ा हिस्सा है। यहां लेखक ये भी मानते हैं कि कुछ लोग कहेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो साफ जवाब देते हैं, आपके पास सोचने का टाइम है, चिंता करने का टाइम है, तो जागरूक होने का भी टाइम है। माइंड डिटॉक्स एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये काम करने का तरीका बदलना है। दूसरे हिस्से के अंत तक आते आते एक बात साफ होनी चाहिए, आप दिमाग के कैदी नहीं हैं। ख्याल आते हैं, जाते हैं। आप वो जगह हैं जहां वो आते जाते हैं। जैसे आसमान में बादल, आसमान बादल नहीं बन जाता। यही समझ धीरे धीरे आपको हल्का करती है। लेकिन अब एक और चुनौती सामने आती है। अगर मैं ख्यालों से अलग हूं, अगर मैं उन्हें देख सकता हूं, तो फिर मेरी आदतें, मेरी प्रतिक्रियाएं इतनी ऑटोमेटिक क्यों हैं? क्यों मैं बार बार वही पैटर्न दोहराता हूं? यही सवाल हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां लेखक बताते हैं कि दिमाग की पुरानी कंडीशनिंग कैसे काम करती है और उसे धीरे धीरे रिवायर कैसे किया जाता है। अब जरा गहराई से देखिए। आपने ये समझ लिया कि ख्याल आप नहीं हैं। आपने ये भी महसूस किया कि ख्यालों को देखा जा सकता है, लेबल किया जा सकता है, उनसे दूरी बनाई जा सकती है। लेकिन फिर भी एक सवाल मन में अटकता है, अगर मैं इतना सब समझ गया हूं, तो फिर मैं बार बार वही गलती क्यों करता हूं? यही वो जगह है जहां लेखक तीसरे हिस्से में दिमाग की कंडीशनिंग की बात करते हैं। वो साफ कहते हैं कि इंसान का दिमाग तर्क से नहीं, आदत से चलता है।
लेखक यहां एक बहुत अहम लाइन लिखते हैं, योर माइंड इज डिजाइंड टू रिपीट व्हाट फील्स फेमिलियर, नॉट व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। इस लाइन को अगर आपने पकड़ लिया तो आधी किताब समझ में आ गई। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि कोई पैटर्न आपको नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं। अगर वो जाना पहचाना है तो दिमाग उसे सेफ मान लेता है। इसलिए वही चिंता, वही डर, वही आत्म आलोचना बार बार लौटती है, क्योंकि वो पुरानी है और पुरानी चीजें दिमाग को सुरक्षित लगती हैं। अब यहां एक आम भ्रम टूटता है। हम सोचते हैं कि बदलाव के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन चाहिए। लेखक कहते हैं, नहीं, बदलाव के लिए निरंतरता चाहिए, भले ही वो बहुत छोटी हो। माइंड डिटॉक्स कोई झटका नहीं है, ये धीरे धीरे रिवायरिंग है। जैसे आपने सालों में दिमाग को एक खास तरह से सोचने की ट्रेनिंग दी है, वैसे ही उसे नई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेखक समझाते हैं कि हर ख्याल एक न्यूरल पाथ बनाता है। बार बार वही ख्याल, वही पाथ। जैसे जंगल में बार बार चलने से रास्ता बन जाता है। नया रास्ता बनाने के लिए शुरू में चलना मुश्किल लगता है, झाड़ियां होती हैं, लेकिन पुराना रास्ता छोड़ने का यही तरीका है। दिमाग का डिटॉक्स असल में नए रास्ते बनाने का काम है। यहां वो एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं, जब भी आप कोई पुराना नेगेटिव पैटर्न नोटिस करें, उसी पल कुछ अलग करें। सोच अलग करना मुश्किल है, लेकिन एक्शन बदलना आसान है। अगर दिमाग कह रहा है सब बेकार है, तो उठकर पानी पी लो, थोड़ा चल लो, खिड़की से बाहर देख लो। ये छोटे छोटे ब्रेक दिमाग को बताते हैं कि पुराना पैटर्न जरूरी नहीं है। लेखक इसे पैटर्न इंटरप्शन कहते हैं। एक लाइन किताब में आती है, यू चेंज द माइंड बाय चेंजिंग व्हाट यू रिपीटेडली डू, नॉट व्हाट यू ओकेजनली थिंक। कभी कभी पॉजिटिव सोच लेना काफी नहीं है, रोज के छोटे एक्शन ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर आप रोज थोड़ी देर बिना फोन के बैठते हो, रोज अपने ख्याल लिखते हो, रोज शरीर को महसूस करते हो, तो दिमाग धीरे धीरे समझने लगता है कि अब नया नॉर्मल बन रहा है। अब वही साधारण इंसान याद कीजिए, पहले वो रात को बिस्तर पर लेटते ही मोबाइल उठा लेता था ताकि सोच से भाग सके। अब वो पूरी तरह बदल नहीं गया है, लेकिन हफ्ते में कुछ रातें वो फोन साइड में रख देता है। शुरुआत में बेचैनी होती है, दिमाग बहाने बनाता है, आज बहुत थकान है, कल से करेंगे। लेखक कहते हैं कि यही वो मोमेंट है जहां रिवायरिंग होती है, जब आप बहाने के बावजूद छोटा सही कदम उठाते हो। लेखक तीसरे हिस्से में एक और गहरी बात लाते हैं। हम खुद को बहुत सख्ती से जज करते हैं। अगर माइंड डिटॉक्स में एक दिन चूक गए तो कहते हैं मुझसे नहीं होगा। वो कहते हैं कि यह भी एक पुराना पैटर्न है। दिमाग को कोड़े से नहीं, समझ से बदला जाता है। सेल्फ कंपैशन इज नॉट वीकनेस, इट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर चेंज। खुद के लिए थोड़ी नरमी रखना जरूरी है, वरना दिमाग डिफेंस में चला जाता है। यहां वो एक छोटा अभ्यास देते हैं। जब भी आप खुद को नेगेटिवली जज करें, खुद से ऐसे बात करो जैसे किसी अच्छे दोस्त से करते। अगर दोस्त कहे मैं बहुत ओवरथिंक करता हूं, तो आप उसे क्या बोलोगे? तू बेकार है? आप कहोगे, ठीक है, सीख रहे हैं। वही भाषा अपने लिए इस्तेमाल करो। इससे दिमाग को सेफ महसूस होता है, और वही सेफ्टी बदलाव की जमीन है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग माइंड डिटॉक्स को इंटेलेक्चुअल लेवल पर ही रखते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जीते नहीं। इसलिए वो बार बार कहते हैं कम सोचो, ज्यादा अभ्यास करो। 5 मिनट की सच्ची जागरूकता 1 घंटे की किताब पढ़ने से ज्यादा असर करती है, क्योंकि दिमाग शब्दों से नहीं, अनुभव से सीखता है। एक बहुत काम की बात वो बताते हैं, ट्रिगर पहचानना। हर इंसान के कुछ खास ट्रिगर होते हैं। किसी के लिए सोशल मीडिया, किसी के लिए कुछ लोग, किसी के लिए अकेलापन। माइंड डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप ट्रिगर हटाओ, बल्कि ये कि आप ट्रिगर के बाद अपनी प्रतिक्रिया बदलो। ट्रिगर आए, ख्याल आया, और आपने खुद को पकड़ लिया, बस यही जीत है। एक जगह वो लिखते हैं, प्रोग्रेस इन मेंटल डिटॉक्स इज क्वाइटर देन यू एक्सपेक्ट। बदलाव शोर नहीं करता, अचानक सब ठीक नहीं हो जाता, लेकिन आप नोटिस करोगे कि ख्याल उतने लंबे नहीं टिकते, बेचैनी जल्दी बैठ जाती है, और आप खुद को थोड़ा ज्यादा संभाल पा रहे हो। यही साइन है कि दिमाग की सफाई चल रही है। तीसरे हिस्से के अंत तक लेखक एक बात दिल में बैठा देते हैं,
आप टूटे हुए नहीं हो, आप बस ट्रेन हुए हो एक खास तरह से सोचने के लिए। और जो ट्रेन हुआ है वो अनट्रेन भी हो सकता है। बस धैर्य चाहिए, रोज का अभ्यास चाहिए और खुद से ईमानदारी। लेकिन अब एक नया मोड आता है। अगर दिमाग को नई आदतें सिखाई जा सकती हैं, तो सवाल ये है कि किन आदतों से दिमाग सबसे ज्यादा साफ होता है। कौन सी रोजमर्रा की चीजें हैं जो बिना हमें पता चले हमारे दिमाग को जहर से भर देती हैं। यही सवाल हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां लेखक बाहरी शोर और इनपुट की असली भूमिका खोलते हैं। इसे ही छोड़ दिए हो तो माइंड डिटॉक्स अधूरा रहेगा, क्योंकि दिमाग खाली जगह में नहीं रहता, वो लगातार जो खाता है वैसा ही बनता है। और आज के समय में हम उसे सबसे ज्यादा जो खिला रहे हैं वो है शोर। लेखक एक बहुत सीधी और चुभती हुई बात कहते हैं, योर माइंड रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू कंज्यूम डेली। अगर दिन भर आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किससे बात कर रहे हो, इस पर ध्यान नहीं है, तो दिमाग से शांति की उम्मीद करना बेईमानी है। हम कहते हैं मैं ओवरथिंक करता हूं, लेकिन दिन में 100 बार फोन चेक करते हैं, नकारात्मक खबरें पढ़ते हैं, खुद की तुलना हर किसी से करते हैं। लेखक कहते हैं ये सब माइंड टॉक्सिन्स हैं, भले ही समाज ने इन्हें नॉर्मल बना दिया हो। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या सब कुछ छोड़ दें? नहीं यार, किताब एक्सट्रीम बनने को नहीं कहती। लेखक कहते हैं पहचानो कि कौन सा इनपुट तुम्हें अंदर से थका देता है। हर इंसान के लिए टॉक्सिन अलग होता है। किसी के लिए न्यूज, किसी के लिए सोशल मीडिया, किसी के लिए कुछ रिश्ते। माइंड डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाओ, बल्कि ये कि आप होश में रहकर चुनो। लेखक यहां एक बहुत काम का कॉन्सेप्ट देते हैं, मेंटल डाइट। जैसे शरीर के लिए हम सोचते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं, वैसे ही दिमाग के लिए भी सोचो। अगर आप दिन की शुरुआत ही भारी खबरों से करते हो, तो दिमाग अलार्म मोड में चला जाता है। लेखक सलाह देते हैं कि सुबह का पहला घंटा दिमाग के लिए सबसे नाजुक होता है। उस वक्त जो डालोगे वही टोन सेट करेगा। फोन उठाने से पहले थोड़ा साइलेंस, थोड़ी सांस, थोड़ी मौजूदगी माइंड डिटॉक्स का आसान लेकिन असरदार तरीका है। एक लाइन किताब में आती है, नॉट एवरीथिंग दैट्स अवेलेबल डिजर्व्स योर अटेंशन। ये लाइन आज के जमाने के लिए सोना है। हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है, हर मैसेज तुरंत पढ़ना जरूरी नहीं है, हर बहस में कूदना जरूरी नहीं है। ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है और हम उसे मुफ्त में लुटा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि ध्यान की रक्षा करना माइंड डिटॉक्स का बड़ा हिस्सा है। अब वही आम इंसान सोचिए, पहले वो सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करता था। अब उसने एक छोटा नियम बनाया है, उठने के बाद कुछ देर फोन नहीं। शुरू में अजीब लगता है, खालीपन महसूस होता है, दिमाग कहता है कुछ मिस हो जाएगा। लेखक कहते हैं यही डर दिखाता है कि आप कितने समय से ओवर स्टिमुलेशन में जी रहे हो। लेकिन कुछ दिनों बाद वही खालीपन सुकून बन जाता है। दिमाग धीरे धीरे सांस लेने लगता है। लेखक इस हिस्से में एक और टॉक्सिन की बात करते हैं, लगातार शिकायत। शिकायत करना हमें हल्का लगता है, लेकिन असल में यह दिमाग को नेगेटिव मोड में ट्रेन करता है। हर बार जब आप बिना हल ढूंढे शिकायत करते हो, आप दिमाग को सिखा रहे हो कि हालात आपके हाथ में नहीं है। लेखक कहते हैं शिकायत को रोकना माइंड डिटॉक्स का शक्तिशाली तरीका है। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द को दबाओ, बल्कि ये कि दर्द के साथ जिम्मेदारी भी लो। एक बहुत गहरी लाइन यहां आती है, व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज वेदर यू वांट इट टू और नॉट। अगर आप दिन भर कमी पर ध्यान देते हो तो कमी बढ़ेगी। अगर आप डर पर ध्यान देते हो तो डर गहरा होगा। माइंड डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि मुश्किलें गायब हो जाए, बल्कि ये कि आपका फोकस बदल जाए। और फोकस बदलने की शुरुआत बाहर से होती है। आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, किससे घिरे रहते हो। लेखक रिश्तों की भी बात करते हैं। कुछ लोग आपकी एनर्जी बढ़ाते हैं, कुछ चूस लेते हैं। हर रिश्ता छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन हर बातचीत में डूबना भी जरूरी नहीं। लेखक कहते हैं कि सीमाएं बनाना माइंड डिटॉक्स का अनदेखा हिस्सा है। नो कहना सीखना, हर बात का जवाब न देना, हर भावना को तुरंत एक्सप्रेस न करना, सब दिमाग को राहत देते हैं। यहां वो एक छोटा अभ्यास बताते
हर दिन के अंत में खुद से पूछो, आज किस चीज ने मुझे अंदर से थकाया और आज किस चीज ने मुझे हल्का किया। ये सवाल धीरे धीरे आपको आपके माइंड टॉक्सिन्स और माइंड न्यूट्रिएंट्स पहचानना सिखाते हैं। जब पहचान हो जाती है तो चयन आसान हो जाता है। लेखक चेतावनी भी देते हैं, हैंड डिजिटल डिटॉक्स को सजा मत बनाओ। अगर आप गुस्से में सब कुछ बंद कर देते हो और फिर वापस पहले जैसा हो जाते हो तो कोई फायदा नहीं। माइंड डिटॉक्स का रास्ता सख्ती से नहीं, समझदारी से चलता है। छोटे नियम जिन्हें आप निभा सको वही टिकते हैं। इस हिस्से के अंत तक एक बात साफ होनी चाहिए, आपका दिमाग कोई कूड़ादान नहीं है कि जो भी दुनिया फेंके आप उठा लो। आपके पास चुनने की ताकत है और जब आप चुनना शुरू करते हो तभी असली सफाई होती है। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर बाहर का शोर कम हो जाए, इनपुट साफ हो जाए, तब अंदर की बेचैनी का क्या? वो खाली जगह, वो सन्नाटा जिससे हम भागते रहे हैं, उसके साथ कैसे रहा जाए? यही हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां लेखक सिखाते हैं कि शांति से डरना कैसे बंद किया जाए। अब बात उस जगह पर आती है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। बाहर का शोर थोड़ा कम हो गया, फोन का इस्तेमाल भी कुछ हद तक कंट्रोल में आ गया, इनपुट साफ होने लगे और तभी अंदर एक अजीब सी बेचैनी उभरती है, एक सन्नाटा। लेख कहते हैं ही वो पल है जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि जब शोर हटता है तब वो सब सुनाई देने लगता है जिसे हम सालों से दबाते आ रहे थे। लेखक यहां बहुत ईमानदारी से लिखते हैं, साइलेंस डजंट क्रिएट फियर, इट रिवील्स इट। शांति डर पैदा नहीं करती, वो डर को उजागर करती है और हम इसी उजागर होने से भागते हैं। इसलिए हम खुद को बिजी रखते हैं, चाहे वो बेकार की बिजीनेस ही क्यों ना हो। दिमाग को काम दो, कुछ भी दो, बस उसे चुप मत होने दो। लेकिन माइंड डिटॉक्स का असली काम यहीं से शुरू होता है, जब आप शांति में टिकना सीखते हो। अब आप सोच रहे होंगे, शांति में टिकना मतलब ध्यान करना। लेखक यहां बहुत साफ करते हैं, ध्यान कोई जादू नहीं है और न ही ये किसी खास टाइप का होना चाहिए। माइंड डिटॉक्स के लिए ध्यान का मतलब है मौजूद रहना, जो हो रहा है उसे जैसा है वैसा देखना। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, दिल थोड़ा भारी है, सीने में हल्का डर है, बस नोटिस करना, ठीक करने की जल्दी नहीं। यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। लेखक एक बहुत जरूरी बात बताते हैं, हम भावनाओं को प्रॉब्लम समझ लेते हैं। डर आया तो हम सोचते हैं कुछ गलत हो रहा है, उदासी आई तो हम उसे हटाने लगते हैं। लेकिन भावनाएं मौसम की तरह हैं, आती हैं, जाती हैं। लेखक लिखते हैं, फीलिंग्स आर टेम्पररी विजिटर्स नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स। अगर आप दरवाजा बंद करोगे तो वो खिड़की से घुसेंगी, अगर आप उन्हें बैठने दोगे तो वो खुद चली जाएंगी। यहां वही आम इंसान फिर सामने आता है। अब वो कुछ देर चुप बैठना सीख रहा है। शुरू में दिमाग पुरानी बातें उछालता है, गलती याद आती है, शर्म आती है, डर आता है। पहले वो तुरंत फोन उठा लेता था, अब वो बैठा रहता है बेचैनी के साथ। लेखक कहते हैं, यही साहस है। माइंड डिटॉक्स का मतलब आराम नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ बैठने की हिम्मत है। एक बहुत पावरफुल लाइन यहां आती है, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। जिस भावना से आप लड़ते हो वही टिक जाती है, लेकिन जिस भावना को आप जगह देते हो वही हल्की होने लगती है। ये बात सुनने में आसान है, करने में मुश्किल। लेकिन लेखक कहते हैं, आपको भावना को पसंद नहीं करना है, बस उसे स्वीकार करना है। इस हिस्से में लेखक शरीर की भूमिका भी समझाते हैं। हम सोचते हैं सारी लड़ाई दिमाग में है, लेकिन शरीर उसमें बराबर का पार्टनर है। जब आप डर में होते हो शरीर टाइट हो जाता है, सांस उथली हो जाती है। लेखक सलाह देते हैं, जब भी बेचैनी आए दिमाग से पहले शरीर पर ध्यान दो। गहरी सांस, पैरों का जमीन से संपर्क, कंधों को ढीला करना। यह दिमाग को मैसेज देता है कि अभी खतरा नहीं है। एक लाइन किताब में आती है, काम द बॉडी एंड द माइंड विल फॉलो। पहले शरीर को सुकून दो, दिमाग खुद पीछे आएगा। यही वजह है कि माइंड डिटॉक्स सिर्फ सोच बदलने का खेल नहीं है, ये पूरे सिस्टम को रीसेट करने की प्रक्रिया है। लेखक यहां एक आम गलतफहमी तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर मैं शांति में बैठा तो मैं आलसी हो जाऊंगा, ड्राइव खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं,
ये उल्टा है। जो इंसान शांति से डरता नहीं, वही सही एक्शन ले पाता है, क्योंकि उसके फैसले डर से नहीं, स्पष्टता से आते हैं। इस हिस्से में एक छोटा लेकिन गहरा अभ्यास दिया जाता है। रोज कुछ मिनट कुछ न करना, कोई लक्ष्य नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, बस बैठना, चलना या खिड़की से देखना। शुरुआत में दिमाग बोर होगा, चिल्लाएगा, लेकिन धीरे धीरे वही बोरियत क्रिएटिविटी बन जाती है। वहीं से नए आइडिया आते हैं, सच्ची समझ आती है। लेखक कहते हैं कि माइंड डिटॉक्स का एक साइड इफेक्ट है। आप खुद को ज्यादा साफ देखना शुरू करते हो, अपनी सीमाएं, अपनी चाहतें, अपनी थकान। और ये देखने में अच्छा भी लग सकता है और दर्दनाक भी, लेकिन यही ईमानदारी आपको मजबूत बनाती है। इस हिस्से के अंत तक एक बात साफ हो जाती है। शांति कोई खालीपन नहीं है, वो जगह है। और उस जगह में या तो आप डर देखोगे या आजादी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप वहां टिकते हो या भागते हो। और अब अगला सवाल उठता है, अगर मैं शांति में बैठना सीख गया, भावनाओं को जगह देना सीख गया, तो क्या मैं अपने अंदर जमा पुराने दर्द, पुराने घावों से भी बाहर आ सकता हूं? क्या माइंड डिटॉक्स सिर्फ रोजमर्रा की बेचैनी के लिए है, या उससे गहरे जख्मों के लिए भी? यही सवाल हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां लेखक पुराने मानसिक बोझ को छोड़ने की प्रक्रिया खोलते हैं। अब कहानी उस लेयर में उतरती है जहां बात सिर्फ रोजमर्रा की चिंता या ओवरथिंकिंग की नहीं रहती, बल्कि उन पुराने बोझों की हो जाती है जिन्हें हम सालों से ढोते आ रहे हैं। लेखक यहां बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, माइंड डिटॉक्स तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप अपने पुराने मानसिक बोझ को पहचानकर धीरे धीरे छोड़ना शुरू नहीं करते। क्योंकि दिमाग सिर्फ आज की बातों से भारी नहीं होता, वो कल के अधूरे दर्द से भी भरा होता है। लेखक एक गहरी लाइन लिखते हैं, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस क्वाइटली कंट्रोल योर प्रेजेंट बिहेवियर। जो भावनाएं कभी पूरी तरह महसूस नहीं हुईं, कभी समझी नहीं गईं, वो आज भी पर्दे के पीछे से आपकी प्रतिक्रियाएं चला रही हैं। कभी अचानक गुस्सा आ जाना, कभी छोटी बात पर टूट जाना, कभी खुद पर बेवजह शक करना, सब अक्सर पुराने अनसुलझे अनुभवों की गूंज होती है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मुझे अपना पूरा अतीत खोदना पड़ेगा? लेखक यहां बहुत बैलेंस्ड जवाब देते हैं, नहीं, माइंड डिटॉक्स थेरेपी नहीं है, लेकिन ये ईमानदारी जरूर है। आपको हर याद को फिर से जीना नहीं है, बस ये देखना है कि कौन सा बोझ आज भी आपके फैसलों को भारी बना रहा है। लेखक यहां एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं, याद करना और अटक जाना। याद करना अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब याद बार बार वही दर्द लेकर लौटती है और आप उसमें डूब जाते हैं। वो लिखते हैं, हीलिंग डजंट मीन फॉरगेटिंग, इट मीन्स रिमेंबरिंग विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड। ठीक होना मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि याद आने पर टूट न जाना है। अब वही आम इंसान याद कीजिए। अब जब वो शांति में बैठना सीख गया है, तो कुछ पुरानी बातें अपने आप उभरने लगी हैं। कोई पुराना अपमान, कोई अधूरी बात, कोई ऐसा पल जहां उसने खुद को कमजोर महसूस किया था। पहले वो इनसे भागता था, अब वो रुकता है, दिल भारी होता है, आंखें नम हो जाती हैं। लेखक कहते हैं, यही माइंड डिटॉक्स का साहसी हिस्सा है। यहां कोई फटाफट समाधान नहीं है। लेखक एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, भावना को पूरा होने देना। हम ज्यादातर भावनाओं को बीच में ही रोक देते हैं। रोना आया, लेकिन खुद को समझा लिया। गुस्सा आया, लेकिन दबा लिया। डर आया, लेकिन बिजी हो गए। लेखक कहते हैं, जो भावना पूरी नहीं होती, वो लूप में फंस जाती है। जब आप उसे सुरक्षित माहौल में महसूस करते हो, बिना जज किए, तब वो धीरे धीरे अपना काम पूरा करके चली जाती है। एक लाइन किताब में आती है, इमोशंस डिमांड टू बी फेल्ट, नॉट फिक्स्ड। भावनाएं ठीक करने के लिए नहीं आती, वो महसूस होने के लिए आती हैं। ये बात सुनने में आसान है, लेकिन हमारी पूरी कंडीशनिंग इसके उलट है। हमें सिखाया गया है कि मजबूत बनो, रोना कमजोरी है। लेखक इस मिथक को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, दबाना कमजोरी है, महसूस करना ताकत है। इस हिस्से में लेखक माफी की भी बात करते हैं, लेकिन बहुत अलग तरीके से। वो कहते हैं, माफी सामने वाले के लिए नहीं, आपके दिमाग के लिए है। जब आप किसी पुराने दर्द को पकड़े रहते हो,
तो आप रोज वही जहर खुद पीते हो। फॉरगिवनेस इज नॉट अप्रूवल, इट्स रिलीज। माफ करना मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो ठीक था, बल्कि ये कि अब आप उस बोझ को रोज ढोना बंद कर रहे हो। यहां एक छोटा अभ्यास दिया जाता है। किसी ऐसे अनुभव को सोचिए जो आज भी भारी लगता है। खुद से पूछिए, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? जवाब होगा नहीं। फिर पूछिए, क्या मैं इसे ढोता रहना चाहता हूं? यही सवाल बदलाव की शुरुआत है। छोड़ना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन ये सवाल दिमाग में दरार डाल देता है। लेखक ये भी साफ करते हैं कि माइंड डिटॉक्स में जल्दबाजी सबसे बड़ा दुश्मन है। कुछ घाव जल्दी हल्के होते हैं, कुछ समय लेते हैं। तुलना मत करो, ये आपकी यात्रा है। हीलिंग हैपन्स एट द पेस ऑफ सेफ्टी, नॉट प्रेशर। जब दिमाग और शरीर सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी पुराने बोझ ढीले पड़ते हैं। इस हिस्से के अंत तक एक सच्चाई सामने आती है। आप जितना ज्यादा अंदर का बोझ छोड़ते हो, उतनी ज्यादा जगह बनती है। जगह सोच के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता के लिए। आप हल्के फैसले लेने लगते हो। प्रतिक्रियाएं कम, प्रतिक्रियाशीलता ज्यादा हो जाती है। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा होता है। अगर पुराने बोझ हल्के होने लगे, अगर दिमाग थोड़ा साफ हो जाए, तो इस साफ दिमाग के साथ जिया कैसे जाए? रोजमर्रा की जिंदगी में इस स्पष्टता को बनाए कैसे रखा जाए? यही हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां लेखक माइंड डिटॉक्स को एक लाइफस्टाइल बनाने की बात करते हैं। अब यहां किताब एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। अब तक जो कुछ भी हुआ, वो किसी खास समय, किसी अभ्यास, किसी शांति के पल में हुआ। लेकिन लेखक अब सीधा सवाल उठाते हैं, क्या ये सब सिर्फ बैठकर करने की चीज है, या इसे जिंदगी के बीचों बीच जिया जा सकता है? क्योंकि सच तो ये है कि असली चुनौती ध्यान में नहीं आती, असली चुनौती आती है भीड़ में, रिश्तों में, काम के दबाव में, अचानक आई परेशानी में। लेखक साफ कहते हैं कि माइंड डिटॉक्स कोई वीकेंड प्रोजेक्ट नहीं है। ये कोई ऐसा टास्क नहीं है जिसे टिक कर दिया और आगे बढ़ गए। मेंटल क्लैरिटी इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ डेली प्रैक्टिस। साफ दिमाग कोई मंजिल नहीं है, ये रोज निभाई जाने वाली आदत है। और अगर आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं उतारते, तो धीरे धीरे पुरानी गंदगी वापस जमा होने लगती है। यहां लेखक एक बहुत काम की बात समझाते हैं, रिएक्शन और रिस्पॉन्स का फर्क। ज्यादातर लोग रिएक्शन में जीते हैं। कुछ हुआ, तुरंत बोल दिया। कुछ सुना, तुरंत बुरा मान लिया। कुछ गलत हुआ, खुद को कोस लिया। लेखक कहते हैं रिस्पॉन्स वहां से शुरू होता है जहां आपके और घटना के बीच थोड़ा सा स्पेस होता है। वही स्पेस आपने पिछले हिस्सों में बनाना सीखा है। अब उसी स्पेस का इस्तेमाल करना है। एक लाइन किताब में आती है, क्लैरिटी गिव्स यू अ पोर्स, एंड इन दैट पोर्स लाइज योर पावर। स्पष्टता आपको एक पल देती है, और उसी पल में आपकी ताकत छुपी होती है। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तब आप खुद को चुनते हो। माइंड डिटॉक्स का असली टेस्ट यही है, क्या आप उस एक पल को पकड़ पाते हो या नहीं? अब वही आम इंसान सोचिए। अब वो बहुत शांत साधु नहीं बन गया है। वो अब भी चिढ़ता है, थकता है, उलझता है। फर्क बस इतना है कि अब वो हर चीज पर तुरंत नहीं फटता। बॉस ने कुछ कहा, पहले जैसे दिल में चुभा, लेकिन अब वो बोलने से पहले रुक गया। घर में किसी ने कुछ बोल दिया, पहले जैसा गुस्सा आया, लेकिन उसने सांस ली। लेखक कहते हैं, यही माइंड डिटॉक्स का जिंदा रूप है। इस हिस्से में लेखक ट्रिगर के साथ जीने की बात करते हैं। वो कहते हैं, आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि कौन सी स्थिति आपको सबसे ज्यादा हिला देती है, तो वहां ज्यादा जागरूक रहो। ये कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। प्रिपरेशन इज नॉट फियर, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। लेखक यहां एक बहुत सिंपल लेकिन असरदार टूल देते हैं, रूटीन एंकर। दिन में कुछ छोटे छोटे पॉइंट जहां आप खुद को वापस ला सको। जैसे सुबह की पहली सांस, खाने से पहले एक पल रुकना, रात को सोने से पहले दिन को देखना। ये एंकर आपको याद दिलाते हैं कि दिमाग फिर से भटक रहा है या नहीं। माइंड डिटॉक्स बड़े बड़े सेशन से नहीं, इन छोटे एंकर से टिकता है। यहां वो एक और भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि साफ दिमाग वाला इंसान हर वक्त शांत रहता है। लेखक कहते हैं, नहीं, साफ दिमाग वाला इंसान भावनाओं से भागता नहीं, लेकिन उनमें खोता भी नहीं।
वो गुस्सा महसूस करता है, लेकिन गुस्से से फैसला नहीं करता। वो दुख महसूस करता है, लेकिन खुद को बेकार नहीं मान लेता। यही बैलेंस है। एक गहरी लाइन यहां आती है, यू डोंट नीड टू फिक्स योर सेल्फ टू लिव क्लियरली। आपको खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से इंसान हो, मशीन नहीं। माइंड डिटॉक्स का मतलब खुद को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि खुद को कम उलझाना है। ये बात जब अंदर बैठती है, तब बहुत भारी बोझ उतरता है। लेखक रिश्तों में माइंड डिटॉक्स की भी बात करते हैं। साफ दिमाग का मतलब ये नहीं कि आप सबको खुश रखो। कई बार इसका मतलब होता है साफ बोलना, सीमाएं रखना और चुप रहना जब चुप रहना बेहतर हो। लेखक कहते हैं, हर सच बोलना जरूरी नहीं, लेकिन हर बार झूठा बनना भी जरूरी नहीं। स्पष्टता आपको यह समझ देती है कि कब क्या जरूरी है। इस हिस्से में वो ये भी बताते हैं कि माइंड डिटॉक्स का एक साइड इफेक्ट होता है। आपको कुछ चीजें पसंद आना बंद हो जाती हैं। कुछ बातें, कुछ आदतें, कुछ बातचीत अब भारी लगने लगती है। ये नुकसान नहीं है, ये संकेत है कि आपका दिमाग साफ हो रहा है। क्लैरिटी चेंजेस योर टॉलरेंस। आपकी सहन शक्ति बदलती है। इस हिस्से के अंत तक एक बात बहुत साफ हो जाती है, माइंड डिटॉक्स कोई अलग जिंदगी नहीं बनाता। ये उसी जिंदगी को हल्का बनाता है जिसे आप पहले से जी रहे हो। आप वही काम करते हो, वही लोग होते हैं, वही चुनौतियां होती हैं। फर्क बस इतना है कि अब हर चीज आपके दिमाग पर कब्जा नहीं करती। लेकिन अब आखिरी और शायद सबसे ईमानदार सवाल सामने आता है। अगर माइंड डिटॉक्स एक रोज की प्रैक्टिस है, तो उन दिनों क्या होगा जब मन ही नहीं करेगा? जब सब समझने के बाद भी आप फिर से उलझ जाओगे? क्या तब सब बेकार हो जाएगा? यही सवाल हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां लेखक गिरने, भटकने और फिर से लौटने की सबसे जरूरी सच्चाई बताते हैं। अब यहां किताब सबसे इंसानी जगह पर पहुंचती है। यहां कोई आदर्श नहीं है, कोई परफेक्ट माइंड नहीं है, कोई रोज ध्यान में बैठा हुआ संत नहीं है। लेखक बहुत सीधे शब्दों में कहते हैं, माइंड डिटॉक्स का असली इम्तिहान अच्छे दिनों में नहीं, बल्कि बुरे दिनों में होता है। उन दिनों में जब सब समझने के बाद भी दिमाग फिर से उलझ जाता है, जब पुराने पैटर्न अचानक वापस आ जाते हैं, जब आपको खुद पर ही शक होने लगता है। लेखक एक बहुत राहत देने वाली लाइन लिखते हैं, रिलैप्स इज नॉट फेलियर, इट्स पार्ट ऑफ रिवायरिंग। फिर से पुराने ढर्रे पर चले जाना नाकामी नहीं है, ये रिवायरिंग का हिस्सा है। दिमाग कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन ऑफ कर दिया जाए। वो आदतों से चलता है और आदतें धीरे बदलती हैं। अगर आप ये उम्मीद लेकर चलोगे कि अब कभी नेगेटिव सोच नहीं आएगी, तो आप खुद को ही फंसा रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर कोशिश करने का मतलब क्या? लेखक कहते हैं, मतलब बहुत बड़ा है। फर्क ये नहीं है कि आप गिरते हो या नहीं, फर्क ये है कि गिरने के बाद आप खुद से कैसे बात करते हो। पहले आप कहते थे, देखा, मुझसे नहीं होगा। अब आप कह सकते हो, ठीक है, आज मुश्किल दिन है। यही फर्क दिमाग को सेफ महसूस कराता है। यहां लेखक सेल्फ ट्रस्ट की बात लाते हैं। वो कहते हैं कि माइंड डिटॉक्स का एक छुपा हुआ मकसद है खुद पर भरोसा लौटाना। जब आप बार बार खुद को जज करते हो, तो दिमाग डिफेंस में चला जाता है। लेकिन जब आप कहते हो, मैं सीख रहा हूं, तो दिमाग खुलता है। ट्रस्ट ग्रोज व्हेन यू स्टॉप अबैंडिंग योरसेल्फ ऑन बैड डेज। बुरे दिनों में खुद को छोड़ देना सबसे बड़ा नुकसान है। अब वही इंसान याद कीजिए। कुछ हफ्तों तक सब ठीक चला, दिमाग हल्का था। फिर अचानक एक दिन कुछ हुआ, काम पर झटका, घर में तनाव या बस बिना वजह भारीपन। पुराने ख्याल लौट आए। ओवरथिंकिंग ने पकड़ ली। पहले वो खुद से नाराज हो जाता था, अब वो बैठा, सांस ली और बोला, ठीक है, आज ऐसा है। लेखक कहते हैं, यही माइंड डिटॉक्स की असली जीत है। सब ठीक होना नहीं, बल्कि खुद के साथ रह पाना। लेखक यहां एक बहुत जरूरी भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि प्रगति सीधी लाइन में होती है, हर दिन थोड़ा बेहतर। वो कहते हैं, नहीं, प्रगति लहरों में होती है, कभी ऊपर, कभी नीचे। लेकिन अगर आप पीछे हटकर देखो, तो ग्राफ ऊपर ही जा रहा होता है। जूम आउट टू सी ग्रोथ। जब आप बहुत पास से देखते हो, तो सिर्फ उतार चढ़ाव दिखता है। इस हिस्से में लेखक एक प्रैक्टिकल टूल देते हैं, रीसेट रिचुअल।
जब भी आपको लगे कि दिमाग बहुत भारी हो गया है, तो कोई एक छोटा सा काम तय करो जो आपको वापस जमीन पर लाए। जैसे 5 गहरी सांसें, थोड़ा चलना, पानी पीना या बस आंखें बंद करना। ये रिचुअल दिमाग को याद दिलाते हैं कि सब बिखरा नहीं है। एक लाइन किताब में आती है, यू डोंट नीड अ परफेक्ट डे टू प्रैक्टिस क्लैरिटी, यू जस्ट नीड अ मोमेंट। पूरे दिन को ठीक करने की जरूरत नहीं है, बस एक पल चाहिए जहां आप जागरूक हो सको। वही पल अगला पल बदल देता है। माइंड डिटॉक्स छोटे छोटे रिटर्न्स का खेल है। लेखक ये भी मानते हैं कि कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप कुछ भी नहीं करना चाहोगे, न बैठना, न लिखना, न सांस गिनना। वो कहते हैं, ठीक है, उस दिन सिर्फ इतना करो कि खुद को नुकसान मत पहुंचाओ, खुद से बुरा मत बोलो। यही भी एक अभ्यास है। डूइंग लेस विदाउट सेल्फ हेट इज प्रोग्रेस। कम करना गलत नहीं है, खुद से नफरत करना गलत है। इस हिस्से में लेखक थकान की भी बात करते हैं। मानसिक थकान अक्सर इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम खुद को लगातार सुधारने की कोशिश में रहते हैं। हर दिन बेहतर बनना भी एक दबाव बन सकता है। माइंड डिटॉक्स का मतलब है कभी कभी बस इंसान बने रहना, थक जाना, चुप हो जाना और बिना वजह कुछ न करना। एक गहरी बात यहां आती है, पहचान और अवस्था का फर्क। आप ओवरथिंक कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवरथिंकर हो। ये एक अवस्था है, पहचान नहीं। स्टेट्स चेंज, आइडेंटिटीज ट्रैप। जब आप किसी अवस्था को पहचान बना लेते हो तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेखक कहते हैं, खुद को लेबल करना बंद करो। अब धीरे धीरे एक चीज साफ होने लगती है। माइंड डिटॉक्स कोई टेक्निक नहीं रह जाता, ये आपके खुद से रिश्ते का नाम बन जाता है। आप खुद से कैसे बात करते हो, खुद को कितना स्पेस देते हो, खुद की गलतियों को कैसे देखते हो, यही असली सफाई है। इस हिस्से के अंत तक लेखक एक बहुत जरूरी सच्चाई सामने रखते हैं। आप कभी पूरी तरह साफ नहीं हो जाओगे, और यही अच्छी खबर है, क्योंकि जिंदगी चलती रहेगी, चुनौतियां आती रहेंगी और दिमाग काम करता रहेगा। माइंड डिटॉक्स का मकसद दिमाग को बंद करना नहीं, बल्कि उसके साथ दोस्ती करना है। और अब एक नया सवाल अपने आप उठता है, अगर मैं खुद के साथ इतना ईमानदार और नरम हो सकता हूं, तो क्या ये साफ दिमाग मेरे फैसलों को भी बेहतर बनाएगा? क्या ये मुझे सही दिशा चुनने में मदद करेगा? यही सवाल हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां लेखक बताते हैं कि मानसिक स्पष्टता कैसे आपके निर्णयों और जीवन की दिशा बदलती है। अब बात उस जगह पर आती है जहां माइंड डिटॉक्स सिर्फ अंदर की शांति नहीं रहता, बल्कि बाहर की जिंदगी को भी बदलना शुरू करता है। लेखक कहते हैं, अगर दिमाग थोड़ा साफ हो जाए, अगर अंदर का शोर कुछ कम हो जाए, तो सबसे पहला फर्क आपके फैसलों में दिखता है। क्योंकि ज्यादातर गलत फैसले जानकारी की कमी से नहीं, मानसिक धुंध से लिए जाते हैं। लेखक एक बहुत सीधी लाइन लिखते हैं, अ नॉइजी माइंड मेक्स अर्जेंट डिसीजंस, अ क्लियर माइंड मेक्स ऑनेस्ट वंस। जब दिमाग भरा होता है तो हर चीज इमरजेंसी लगती है। तुरंत जवाब दो, तुरंत हां कहो, तुरंत कुछ बदल दो। लेकिन साफ दिमाग को जल्दबाजी नहीं होती, वो रुक सकता है, और वही रुकना आपको बेहतर चुनने देता है। अब जरा खुद की जिंदगी पर नजर डालिए। कितने फैसले आपने सिर्फ बेचैनी से लिए हैं? नौकरी बदली क्योंकि डर लग रहा था, रिश्ता निभाया क्योंकि अकेलापन डराता था, या रिश्ता तोड़ा क्योंकि सामना करने की ताकत नहीं थी। लेखक कहते हैं, ये फैसले बुरे नहीं थे, ये थके हुए दिमाग के फैसले थे। माइंड डिटॉक्स का असर ये होता है कि आप थकान से नहीं, स्पष्टता से चुनते हो। यहां लेखक पॉज बिफोर डिसीजन की बात करते हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक छोटा सा अंतराल, एक रात सो लेना, एक बार सांस लेना, खुद से पूछना, मैं ये डर से चुन रहा हूं या समझ से? ये सवाल हर फैसले को सही नहीं बना देगा, लेकिन आपको ईमानदार जरूर बना देगा। एक बहुत अहम लाइन यहां आती है, क्लैरिटी डजंट एलिमिनेट रिस्क, इट क्लैरिफाइज योर रीजंस। साफ दिमाग रिस्क खत्म नहीं करता, लेकिन यह साफ कर देता है कि आप रिस्क क्यों ले रहे हो। और जब कारण साफ होते हैं तो पछतावा कम होता है, क्योंकि आपने भागकर नहीं, सोचकर चुना होता है। अब वही इंसान याद कीजिए, पहले वो हर हां में खुद को खो देता था। हर काम,
हर जिम्मेदारी उठा लेता था, फिर अंदर ही अंदर टूटता था। अब माइंड डिटॉक्स के बाद वो रुकता है। वो न कहता है, बिना अपराध बोध के। लेखक कहते हैं, नो कहना सिर्फ सीमा नहीं है, ये आत्म सम्मान है। साफ दिमाग आपको ये हिम्मत देता है। इस हिस्से में लेखक ये भी बताते हैं कि साफ दिमाग आपको ज्यादा नहीं, बल्कि कम विकल्प देता है। पहले दिमाग हर संभावना में उलझा रहता था। अब वो जरूरी और गैर जरूरी में फर्क करना सीखता है। सिंप्लिसिटी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लैरिटी। जब दिमाग साफ होता है तो जीवन अपने आप सरल होने लगता है। एक गहरी बात यहां आती है, हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों से फैसले लेते हैं। समाज, परिवार, सोशल मीडिया, सबकी आवाज दिमाग में गूंजती रहती है। माइंड डिटॉक्स का असर यह होता है कि इन आवाजों का वॉल्यूम कम हो जाता है। अपनी आवाज साफ सुनाई देने लगती है और पहली बार आप खुद से पूछ पाते हो, मैं क्या चाहता हूं। लेखक एक बहुत प्रैक्टिकल अभ्यास देते, हैम्बड़े फैसले लिख कर देखो। दिमाग में नहीं, कागज पर। जब आप लिखते हो तो भावनाओं का शोर कम हो जाता है, चीजें साफ दिखने लगती हैं। ये कोई पुरानी तकनीक नहीं, बल्कि दिमाग को बाहर निकालने का तरीका है। माइंड डिटॉक्स सिर्फ भीतर नहीं, बाहर भी काम करता है। यहां लेखक ये भी मानते हैं कि साफ दिमाग कभी कभी आपको मुश्किल सच दिखाता है। ऐसा सच जिसे आप टालते रहे हो। शायद आप गलत जगह फंसे हो, शायद आप खुद से ईमानदार नहीं थे। साफ दिमाग आरामदेह नहीं होता, लेकिन ईमानदार होता है, और ईमानदारी लंबे समय में हल्का करती है। एक लाइन किताब में आती है, क्लैरिटी आस्क्स फॉर करेज। स्पष्टता साहस मांगती है, क्योंकि जब आप सच देख लेते हो तो अनदेखा नहीं कर सकते। माइंड डिटॉक्स आपको बहाने कम और जिम्मेदारी ज्यादा देता है, लेकिन यही जिम्मेदारी आपको आजाद भी बनाती है। इस हिस्से के अंत तक एक बात बहुत साफ हो जाती है, साफ दिमाग आपको परफेक्ट जीवन नहीं देता, लेकिन सच्चा जीवन जरूर देता है। ऐसा जीवन जहां फैसले आपके होते हैं, डर के नहीं, जहां आप खुद से भागते नहीं, खुद की तरफ बढ़ते हो। और अब अगला सवाल अपने आप उठता है, अगर मेरे फैसले बदलने लगे हैं, अगर मेरी दिशा साफ हो रही है, तो क्या ये साफ दिमाग मेरे काम, मेरी क्रिएटिविटी और मेरी ऊर्जा पर भी असर डालेगा? क्या माइंड डिटॉक्स मुझे ज्यादा जीवंत बना सकता है? यही हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां लेखक मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा के रिश्ते को खोलते हैं। अब यहां किताब एक बहुत दिलचस्प और महसूस होने वाली जगह पर पहुंचती है। अब बात सिर्फ सही फैसलों या कम ओवर थिंकिंग की नहीं रहती। अब सवाल उठता है, अगर दिमाग साफ हो जाए तो मेरी एनर्जी का क्या होगा? लेखक कहते हैं, आप जितनी थकान महसूस करते हो, उसका बड़ा हिस्सा काम से नहीं, बल्कि दिमाग के शोर से आता है। हम एक ही काम करते हुए भी 100 चीजें सोच रहे होते हैं, और वही हमें अंदर से चूस लेता है। लेखक एक बहुत सटीक लाइन लिखते हैं, मेंटल क्लटर ड्रेन्स एनर्जी फास्टर देन फिजिकल वर्क। शारीरिक काम थकाता है, लेकिन मानसिक अव्यवस्था खत्म कर देती है। आप पूरा दिन बैठे रहो, फिर भी थक जाओगे अगर दिमाग में 100 टैब खुले हों। माइंड डिटॉक्स का एक बड़ा तोहफा यही है, एनर्जी वापस आना। कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं, बस कम शोर। अब जरा खुद पर ध्यान दीजिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ किया ही नहीं, फिर भी थकान महसूस हुई? लेखक कहते हैं, यह थकान सोच की होती है। क्या करना चाहिए था, क्या हो सकता है, लोग क्या सोचेंगे, सब बैकग्राउंड में चलता रहता है। माइंड डिटॉक्स इन बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करना सिखाता है। यहां लेखक फोकस की बात करते हैं, लेकिन बहुत अलग एंगल से। वो कहते हैं, फोकस का मतलब जबरदस्ती ध्यान लगाना नहीं है। फोकस तब अपने आप आता है जब दिमाग हल्का होता है। फोकस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ क्लैरिटी। साफ दिमाग को जबरदस्ती एकाग्र नहीं करना पड़ता, वो खुद टिक जाता है। अब वही इंसान याद कीजिए, पहले वो काम करता था, लेकिन हर थोड़ी देर में ध्यान टूट जाता था। फोन, ख्याल, चिंता। अब वो कोई सुपरह्यूमन नहीं बन गया है, लेकिन वो एक समय में एक काम करता है। लेखक कहते हैं, यही सबसे बड़ी क्रांति है। मल्टीटास्किंग नहीं, सिंगल टास्किंग। जब आप एक काम में होते हो तो दिमाग को आराम मिलता है। एक बहुत गहरी लाइन यहां आती है, योर ब्रेन नीड्स कंप्लीशन नॉट स्टिम्युलेशन। दिमाग को लगातार उत्तेजना नहीं चाहिए,
उसे पूरा होने का एहसास चाहिए। अधूरे काम, अधूरे विचार, अधूरे वादे यही एनर्जी लीक करते हैं। माइंड डिटॉक्स आपको सिखाता है कि छोटे काम पूरे करो ताकि दिमाग को क्लोजर मिले। लेखक यहां क्रिएटिविटी की भी बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि क्रिएटिव होने के लिए दिमाग को ज्यादा इनपुट चाहिए। वो कहते हैं, उल्टा है। क्रिएटिविटी खाली जगह में पैदा होती है। जब दिमाग भरा नहीं होता, तब नए आइडिया उभरते हैं। क्रिएटिविटी थ्राइव्स इन क्वाइट स्पेसेस। इसलिए माइंड डिटॉक्स सिर्फ शांति नहीं, रचनात्मकता भी लाता है। अब वही इंसान सोचिए, पहले वो नए आइडिया के लिए जबरदस्ती सोचता था। अब वो टहलते हुए, नहाते हुए या चुप बैठे हुए अचानक कुछ समझ लेता है। लेखक कहते हैं, ये संयोग नहीं है, ये दिमाग के साफ होने का नतीजा है। जब दिमाग दबाव में नहीं होता, तब वो जुड़ाव बना पाता है। इस हिस्से में लेखक नींद की भी बात करते हैं। बहुत लोग कहते हैं, मुझे नींद नहीं आती। लेखक कहते हैं, असल में नींद आती है, लेकिन दिमाग उतरता नहीं। माइंड डिटॉक्स का असर यह होता है कि रात को सोच का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। आप बिस्तर पर जाते हो और दिमाग दिन भर के बोझ को पकड़कर नहीं बैठता। एक लाइन किताब में आती है, रेस्ट इज नॉट लेजीनेस, इट्स मेंटल हाइजीन। आराम आलस नहीं है, ये दिमाग की सफाई है। माइंड डिटॉक्स आपको ये इजाजत देता है कि आप बिना अपराधबोध के रुक सको, और यही रुकना आपको अगले दिन बेहतर बनाता है। लेखक चेतावनी भी देते हैं, अगर आप साफ दिमाग को सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए इस्तेमाल करोगे, तो फिर वही जाल बन जाएगा। माइंड डिटॉक्स का मकसद मशीन बनना नहीं है, बल्कि जीवंत इंसान बनना है। एनर्जी का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा काम करो, बल्कि ये कि आप ज्यादा मौजूद रहो। इस हिस्से के अंत तक एक बात बहुत साफ हो जाती है, जब दिमाग हल्का होता है तो जीवन भारी नहीं लगता, काम बोझ नहीं लगता, रुकना अपराध नहीं लगता, और सोचना दुश्मन नहीं लगता। और अब अगला सवाल अपने आप खड़ा होता है, अगर मेरी एनर्जी लौट रही है, फोकस सुधर रहा है, क्रिएटिविटी जाग रही है, तो क्या ये साफ दिमाग मेरे रिश्तों पर भी असर डालेगा? क्या मैं दूसरों के साथ भी ज्यादा सच्चा और हल्का हो सकता हूं? यही सवाल हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां लेखक माइंड डिटॉक्स और रिश्तों के बीच के गहरे संबंध को खोलते हैं। अब बात उस जगह पर आती है जहां माइंड डिटॉक्स सबसे ज्यादा दिखाई देने लगता है, रिश्तों में। लेखक कहते हैं, अगर दिमाग साफ नहीं है, तो आप किसी से भी सच में मिल नहीं रहे। आप बस अपनी धारणाओं, डर, उम्मीदों और पुराने अनुभवों के साथ बात कर रहे होते हो। सामने वाला इंसान कम, आपके दिमाग की कहानी ज्यादा होती है। लेखक एक बहुत सीधी लेकिन चुभने वाली लाइन लिखते हैं, वी डोंट रिएक्ट टू पीपल, वी रिएक्ट टू आवर थॉट्स अबाउट पीपल। हम लोगों पर नहीं, उनके बारे में अपने ख्यालों पर रिएक्ट करते हैं। किसी ने कुछ कहा, लेकिन हमारे अंदर पुराना घाव था, तो बात ज्यादा चुभ गई। किसी ने देर से जवाब दिया और हमने पूरी कहानी बना ली। माइंड डिटॉक्स यहीं से रिश्तों को हल्का करना शुरू करता है, कहानियां कम करके। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार आप किसी की बात पूरी सुने बिना जवाब दे देते हो? दिमाग पहले से तैयार रहता है, डिफेंस, तर्क, सफाई। लेखक कहते हैं, साफ दिमाग सुन सकता है, गंदा दिमाग सिर्फ बोलने का इंतजार करता है। लिसनिंग इज इम्पॉसिबल व्हेन योर माइंड इज बिजी प्रिपेयरिंग अ रिप्लाई। जब दिमाग भरा हो, तो सुनना असंभव हो जाता है। अब वही इंसान याद कीजिए, पहले वो हर बातचीत में खुद को साबित करने की कोशिश करता था। अब वो रुकता है, सामने वाले को पूरा बोलने देता है। हर बात पर सहमत नहीं होता, लेकिन हर बात पर लड़ता भी नहीं। लेखक कहते हैं, यही भावनात्मक परिपक्वता है। माइंड डिटॉक्स आपको शांत नहीं, स्पष्ट बनाता है। इस हिस्से में लेखक सीमाओं की बात बहुत साफ तरीके से करते हैं। वो कहते हैं, बहुत से रिश्ते इसलिए थका देते हैं क्योंकि उनमें सीमा नहीं होती। हर भावना साझा करना जरूरी नहीं, हर समस्या उठाना जरूरी नहीं। बाउंड्रीज आर नॉट वॉल्स, दे आर फिल्टर्स। सीमाएं दीवार नहीं हैं, वो फिल्टर हैं। जो जरूरी है वही अंदर आता है। यहां एक बड़ा भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि साफ दिमाग वाला इंसान सब कुछ सह लेता है। लेखक कहते हैं, नहीं, साफ दिमाग वाला इंसान जल्दी पहचान लेता है कि कहां रुकना है। वो देर तक चुप रह सकता है,
लेकिन गलत जगह पर नहीं। माइंड डिटॉक्स आपको लोगों से दूर नहीं करता, ये आपको सही दूरी सिखाता है। एक बहुत गहरी लाइन यहां आती है, क्लैरिटी रिवील्स हु ड्रेन्स यू एंड हु रिस्टोर्स यू। जब दिमाग साफ होता है तो आपको साफ दिखने लगता है कि कौन बातचीत के बाद आपको थका देता है और कौन हल्का कर देता है। ये पहचान पहले भी थी, लेकिन शोर में दब गई थी। अब वो उभर आती है। लेखक रिश्तों में अपेक्षाओं की भी बात करते हैं। हम अक्सर दूसरों से वो उम्मीद करते हैं जो हमने कभी साफ शब्दों में कही ही नहीं। फिर वो पूरी नहीं होती और हम दुखी हो जाते हैं। माइंड डिटॉक्स का असर ये होता है कि आप अपनी उम्मीदों को देख पाते हो। अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस और साइलेंट रिसेंटमेंट्स। जो उम्मीद कही नहीं गई वही सबसे ज्यादा चुभती है। अब वही इंसान सोचिए, पहले वो हर रिश्ते में ज्यादा दे देता था, फिर अंदर से शिकायत करता था। अब वो पहले खुद से पूछता है, क्या मैं ये देना चाहता हूं या मजबूरी में दे रहा हूं? लेखक कहते हैं, ये सवाल रिश्तों को सच्चा बनाता है। जब आप मजबूरी से नहीं, इच्छा से देते हो तो कड़वाहट नहीं रहती। इस हिस्से में लेखक एक और अहम बात लाते हैं, कंट्रोल छोड़ना। हम रिश्तों में अक्सर सामने वाले को बदलना चाहते हैं, उन्हें समझाना, सुधारना, सही रास्ते पर लाना। लेखक कहते हैं, यह सब दिमाग की बेचैनी है। यू कैंट डिटॉक्स योर माइंड वाइल ट्राइंग टू मैनेज समवन एल्सेस। जब तक आप दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हो, आपका दिमाग साफ नहीं हो सकता। यहां वो एक छोटा लेकिन गहरा अभ्यास देते, हैंगली बातचीत में सिर्फ मौजूद रहो, न सही साबित करने की कोशिश, न प्रभावित करने की। बस सुनो, महसूस करो और जवाब दो। शुरुआत में अजीब लगेगा, क्योंकि अहंकार को काम नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में एक नई गहराई आने लगती है। एक लाइन किताब में आती है, कनेक्शन डीपन्स व्हेन परफॉर्मेंस एंड्स। जब आप किरदार निभाना बंद करते हो, तब जुड़ाव गहरा होता है। माइंड डिटॉक्स आपको ये इजाजत देता है कि आप रिश्तों में भी परफेक्ट न बने। इस हिस्से के अंत तक एक बात बहुत साफ हो जाती है। साफ दिमाग का सबसे बड़ा तोहफा यह है कि आप दूसरों के साथ कम और खुद के साथ ज्यादा सच्चे हो जाते हो। और यही सच्चाई रिश्तों को या तो मजबूत बनाती है या साफ कर देती है। लेकिन अब एक आखिरी सा सवाल उभरता है, अगर रिश्ते बदल रहे हैं, अगर बातचीत हल्की हो रही है, तो क्या ये साफ दिमाग जिंदगी के सबसे मुश्किल समय, डर, अनिश्चितता और भविष्य की चिंता में भी साथ देगा? यही सवाल हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां लेखक डर और अनिश्चितता के साथ जीने की कला सिखाते हैं। अब किताब उस इलाके में कदम रखती है जहां ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं, डर और अनिश्चितता। लेखक कहते हैं, अगर सब कुछ तय होता, अगर भविष्य साफ लिखा होता, तो माइंड डिटॉक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। असली परेशानी तब शुरू होती है जब हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। दिमाग को ये खाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं। वो तुरंत उसे कल्पनाओं से भर देता है, ज्यादातर नकारात्मक कल्पनाओं से। लेखक एक बहुत सटीक लाइन लिखते हैं, द माइंड हेट्स अनसर्टेनिटी मोर देन पेन। दिमाग को दर्द भी चल जाता है, लेकिन अनिश्चितता नहीं। इसलिए हम कभी कभी गलत रिश्ते, गलत काम, गलत आदतें भी पकड़कर बैठे रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानी पहचानी होती हैं। माइंड डिटॉक्स यहां आपको सिखाता है कि अनिश्चितता से भागना नहीं है, उसके साथ खड़ा होना है। अब जरा अपने डर पर ध्यान दीजिए। ज्यादातर डर अभी हुए नहीं हैं, वो अगर से शुरू होते हैं। अगर ये हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग क्या सोचेंगे। लेखक कहते हैं, डर भविष्य में रहता है, शांति वर्तमान में। जब भी दिमाग बहुत डराने लगे, खुद से पूछो भी, इस पल क्या मैं सुरक्षित हूं? ज्यादातर बार जवाब होगा हां। यह सवाल दिमाग को वापस जमीन पर लाता है। यहां लेखक डर और खतरे में फर्क समझाते हैं। खतरा वास्तविक होता है, अभी कुछ गलत हो रहा है। डर अनुमान होता है, कुछ गलत हो सकता है। फियर इज इमेजिनेशन विदाउट बाउंड्रीज। डर बिना सीमा की कल्पना है। माइंड डिटॉक्स का काम कल्पना को खत्म करना नहीं, उसे काबू में लाना है। अब वही इंसान याद कीजिए, भविष्य को लेकर बेचैन रहता था, करियर, पैसा, रिश्ते, सबको लेकर। अब डर तो आता है, लेकिन वो डर से भागता नहीं, वो उसे देखता है। वो कहता है, अच्छा, ये भविष्य का डर है। लेखक कहते हैं,
जैसे ही आप डर को पहचान लेते हो, वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि अब वो अंधेरे में नहीं है। इस हिस्से में लेखक नियंत्रण की लत की बात करते हैं। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, अंतीजे, लोग, हालात। लेकिन सच ये है कि जिंदगी का बड़ा हिस्सा हमारे कंट्रोल से बाहर है। कंट्रोल इज एन इल्यूजन दैट इंक्रीजेस एंजाइटी। जितना ज्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतनी बेचैनी बढ़ेगी। माइंड डिटॉक्स का मतलब है, जहां कंट्रोल नहीं है, वहां भरोसा सीखना। यह भरोसा किसी बाहरी ताकत पर जरूरी नहीं है। लेखक कहते हैं, यह खुद पर भरोसा है। भरोसा कि चाहे कुछ भी हो, आप उससे निपट लेंगे। ट्रस्ट योरसेल्फ, नॉट द आउटकम। नतीजे पर भरोसा मत करो, खुद पर करो। ये सोच डर को खत्म नहीं करती, लेकिन उसे सहने लायक बनाती है। यहां एक बहुत गहरी लाइन आती है, अनसर्टेनिटी इज नॉट द एनिमी, रेसिस्टेंस टू इट इज। अनिश्चितता दुश्मन नहीं है, उससे लड़ना दुश्मन है। जब आप मान लेते हो कि सब कुछ स्पष्ट होना जरूरी नहीं, तभी दिमाग ढीला पड़ता है। माइंड डिटॉक्स आपको यही लचीलापन सिखाता है। लेखक यहां एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, चिंता का समय सीमित करना। दिन भर चिंता करना दिमाग को थका देता है। अगर चिंता करनी ही है, तो उसे एक तय समय दो। बाकी समय जब चिंता आए, खुद से कहो भी नहीं। ये कोई चाल नहीं है, ये दिमाग को ट्रेन करने का तरीका है कि हर ख्याल तुरंत एक्शन नहीं मांगता। अब वही इंसान सोचिए, पहले वो रात भर भविष्य के बारे में सोचता रहता था। अब जब चिंता आती है, वो उसे नोटिस करता है और वापस वर्तमान में लौट आता है। कभी पूरी तरह सफल नहीं होता, लेकिन कोशिश करता है। लेखक कहते हैं, यही काफी है। माइंड डिटॉक्स परफेक्शन नहीं, दिशा है। इस हिस्से में लेखक मृत्यु और नुकसान की भी बात करते हैं, बहुत शांत तरीके से। वो कहते हैं, हम डरते हैं क्योंकि हम चीजों को स्थायी मान लेते हैं। रिश्ते, हालात, पहचान, सब। लेकिन सब बदलता है। अटैचमेंट क्रिएट्स फियर, एक्सेप्टेंस क्रिएट्स पीस। जब आप मान लेते हो कि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, तब डर का बोझ हल्का हो जाता है। एक छोटा लेकिन असरदार अभ्यास यहां दिया जाता है। सबसे बुरे हालात को कागज पर लिखना, और फिर यह लिखना कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कर सकते हो। ज्यादातर बार दिमाग जिस चीज से डराता है, वो इतना असहनीय नहीं निकलता। माइंड डिटॉक्स डर को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाता है। इस हिस्से के अंत तक एक बात साफ हो जाती है, डर का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। डर का मतलब ये है कि आप इंसान हो। माइंड डिटॉक्स आपको निडर नहीं बनाता, ये आपको डर के साथ चलना सिखाता है। और यही असली बहादुरी है। अब एक आखिरी मोड सामने आता है। अगर मैं डर और अनिश्चितता के साथ रह सकता हूं, अगर मैं फैसले, रिश्ते और एनर्जी को संभाल सकता हूं, तो क्या ये साफ दिमाग मुझे एक गहरी, स्थायी शांति की तरफ ले जा सकता है? ऐसी शांति जो हालात से नहीं हिलती। यही सवाल हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां लेखक आंतरिक शांति और जीवन के अर्थ पर अंतिम परत खोलते हैं। अब किताब उस जगह पर पहुंचती है जहां शब्द धीमे पड़ जाते हैं और अनुभव गहरा हो जाता है। यहां लेखक किसी तकनीक, अभ्यास या टूल की बात कम करते हैं और एक बुनियादी सच्चाई सामने रखते हैं। शांति कुछ पाने से नहीं आती, शांति कुछ छोड़ने से आती है। हम सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा, तब मन शांत होगा। लेखक कहते हैं, ये उल्टा है। जब मन शांत होना सीखता है, तब सब कुछ संभलने लगता है। लेखक एक बहुत सादा लेकिन गहरी लाइन लिखते हैं, पीस इज नॉट फाउंड बाय चेंजिंग योर लाइफ, बट बाय चेंजिंग योर रिलेशनशिप विद इट। शांति जिंदगी बदलने से नहीं आती, जिंदगी के साथ रिश्ते बदलने से आती है। यही माइंड डिटॉक्स का सबसे परिपक्व चरण है। अब आप हालात से भागते नहीं, उन्हें ज्यादा कसकर पकड़ते भी नहीं। आप उनके साथ बहना सीखते हो। अब जरा ठहरकर सोचिए, कितनी बार आपने कहा है बस ये हो जाए, फिर चैन मिलेगा। ये नौकरी, ये पैसा, ये रिश्ता, ये पहचान। लेखक कहते हैं, ये फिर कभी नहीं आता। दिमाग हमेशा अगली चीज पकड़ लेता है। माइंड डिटॉक्स यहां आपको इस दौड़ से बाहर निकालता है। वो सिखाता है कि जो है, उसी में टिकना सीखा जाए। एक बहुत गहरी लाइन यहां आती है, हैप्पीनेस सीक्स इंप्रूवमेंट, पीस सीक्स एक्सेप्टेंस। खुशी सुधार ढूंढती है, शांति स्वीकार। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयास छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि प्रयास और स्वीकार साथ चल सकते हैं।
आप बेहतर की कोशिश कर सकते हो बिना खुद को गलत माने। अब वही इंसान याद कीजिए। अब उसकी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, समस्याएं हैं, अनिश्चितता है, कभी कभी डर भी आता है। लेकिन अब वो हर वक्त खुद से लड़ नहीं रहा। वो जानता है कि कुछ चीजें बदलेंगी, कुछ नहीं, और ये जानना उसे स्थिर बनाता है। लेखक कहते हैं, यही आंतरिक शांति है। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई हाई नहीं, बस गहराई। इस हिस्से में लेखक पहचान की बात करते हैं। हम खुद को अपने रोल से जोड़ लेते हैं। मैं यही हूं, मैं वही हूं। काम, रिश्ते, समाज सब मिलकर एक पहचान बना देते हैं। लेकिन जब कुछ छूटता है तो हम टूट जाते हैं। लेखक लिखते हैं, सफरिंग बिगिंस व्हेन आइडेंटिटी बिकम्स रिजिड। दुख तब शुरू होता है जब पहचान कठोर हो जाती है। माइंड डिटॉक्स पहचान को ढीला करना सिखाता है। यहां वो एक बहुत सूक्ष्म लेकिन जरूरी बात कहते हैं। आप अपनी कहानी नहीं हो। आपकी कहानी बदलती रहती है। आज जो आप हो, कल वो नहीं रहोगे। और ये डरावना नहीं, आजादी है। जब आप खुद को एक कहानी की तरह देखने लगते हो तो हर अध्याय को अंतिम नहीं मानते। यही सोच मन को हल्का करती है। लेखक इस हिस्से में अर्थ की भी बात करते हैं। हम जीवन का अर्थ बाहर ढूंढते हैं, उपलब्धि, पहचान, तारीफ। लेखक कहते हैं, अर्थ कोई बड़ी खोज नहीं है। मीनिंग इज फाउंड इन प्रेजेंस, नॉट इन पर्पस। अर्थ मौजूदगी में है, लक्ष्य में नहीं। जब आप जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह हो, वहीं अर्थ पैदा होता है। अब वही इंसान सोचिए, वो अब हर दिन खुद से ये नहीं पूछता कि मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। वो बस जो सामने है उसे पूरा जीता है। काम करता है, थकता है, आराम करता है, हंसता है। लेखक कहते हैं, यही असली संतुलन है। माइंड डिटॉक्स आपको साधु नहीं बनाता, ये आपको साधारण बनने देता है। एक बहुत शांति देने वाली लाइन यहां आती है, यू डोंट नीड टू अराइव एनीवेयर टू बी ओके। आपको कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है ठीक होने के लिए। ये लाइन दिमाग के लिए जैसे गहरी सांस है। जब ये अंदर बैठती है तो दौड़ अपने आप धीमी हो जाती है। इस हिस्से में लेखक ये भी कहते हैं कि आंतरिक शांति का मतलब भावनाओं का अंत नहीं है। आप अब भी दुखी होंगे, खुश होंगे, गुस्सा आएगा। फर्क बस इतना है कि अब आप खुद को खो नहीं देते। भावनाएं आती हैं, जाती हैं, आप टिके रहते हो। यही स्थिरता माइंड डिटॉक्स का फल है। धीरे धीरे एक बात साफ होती है, माइंड डिटॉक्स आपको जिंदगी से बचाता नहीं, ये आपको जिंदगी के लिए तैयार करता है। बिना कवच के, बिना झूठी उम्मीदों के, बस साफ आंखों और खुले दिल के साथ। और अब आखिरी से पहले एक सवाल उठता है, अगर शांति भीतर से आने लगे, अगर अर्थ मौजूदगी में मिलने लगे, तो क्या ये स्थिति स्थायी हो सकती है, या ये भी बस एक और अवस्था है जो आएगी और जाएगी। यही सवाल हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां लेखक स्थिरता, अस्थिरता और जीवन की आखिरी समझ को सामने रखते हैं। अब किताब उस सच्चाई के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है जिसे अक्सर लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन समझ लेने पर जिंदगी हल्की हो जाती है। लेखक यहां साफ कहते हैं, कोई भी मानसिक अवस्था स्थायी नहीं है, न शांति न अशांति। और यही बात डरावनी नहीं बल्कि मुक्त करने वाली है। क्योंकि जिस दिन आप ये मान लेते हो कि शांति को पकड़कर रखना जरूरी नहीं, उसी दिन आप सच में शांत हो जाते हो। लेखक एक बहुत गहरी लाइन लिखते हैं, इवन क्लैरिटी कम्स एंड गोज। साफ दिमाग भी आता जाता है। अगर आप उससे चिपक जाओगे तो वही नया बोझ बन जाएगा। माइंड डिटॉक्स का आखिरी सबक यही है, कुछ भी पकड़कर मत बैठो। न दर्द, न खुशी, न शांति, सब बहता है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार आपने किसी अच्छे फेज में डर महसूस किया है कि ये चला न जाए। यही डर शांति को जहर बनाता है। लेखक कहते हैं, जब आप किसी अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करते हो तभी बेचैनी शुरू होती है। अटैचमेंट टू पीस क्रिएट्स एंजाइटी अबाउट लूजिंग इट। शांति से लगाव भी चिंता पैदा करता है। अब वही इंसान याद कीजिए, अब उसके जीवन में कभी कभी बहुत स्पष्टता होती है, कभी धुंध। फर्क बस इतना है कि अब वो धुंध से डरता नहीं, वो जानता है कि ये भी गुजरेगी। लेखक कहते हैं, यही परिपक्वता है। जिंदगी को मौसम की तरह देखना, स्थायी घर की तरह नहीं। इस हिस्से में लेखक नियंत्रण और समर्पण के बीच का फर्क समझाते हैं। हम सोचते हैं कि समर्पण मतलब हार मान लेना। लेखक कहते हैं, नहीं,
सरेंडर इज नॉट गिविंग अप, इट्स गिविंग इन टू रियलिटी। समर्पण हार नहीं है, ये हकीकत को स्वीकार करना है। आप बहाव से लड़ना छोड़ देते हो, लेकिन तैरना नहीं छोड़ते। यहां एक बहुत शांत लेकिन असरदार अभ्यास बताया जाता है। जब चीजें उलझें तो खुद से कहना, अभी जो है वही है। इसमें कोई पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं है, ये बस सच है। जब आप सच को बिना सजाए स्वीकार करते हो तो दिमाग को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेखक यहां उम्मीद और अपेक्षा के फर्क पर भी बात करते हैं। उम्मीद हल्की होती है, अपेक्षा भारी। उम्मीद कहती है, देखते हैं क्या होता है। अपेक्षा कहती है, ऐसा ही होना चाहिए। माइंड डिटॉक्स अपेक्षाओं को ढीला करना सिखाता है, उम्मीदों को मारना नहीं। एक बहुत सच्ची लाइन यहां आती है, पीस इज अवेलेबल व्हेन यू स्टॉप आर्ग्यूइंग विथ लाइफ। जब आप जिंदगी से बहस करना बंद कर देते हो, तब शांति उपलब्ध हो जाती है। बहस का मतलब ये नहीं कि आप हालात सुधारना छोड़ दो, बल्कि ये कि आप हर चीज को अपनी मर्जी से चलाने की जिद छोड़ दो। अब वही इंसान सोचिए, पहले वो हर उतार चढ़ाव को व्यक्तिगत असफलता मानता था। अब वो देखता है, आज अच्छा दिन है, कल शायद नहीं, और दोनों में खुद को वही रखता है। लेखक कहते हैं, यही स्थिरता है जो अस्थिरता को स्वीकार कर ले। इस हिस्से में लेखक जीवन की सरलता पर जोर देते हैं। हम बहुत जल्दी जीवन को जटिल बना लेते हैं। बहुत ज्यादा सोच, बहुत ज्यादा विश्लेषण, बहुत ज्यादा तुलना। माइंड डिटॉक्स का आखिरी स्तर चीजों को फिर से सरल देखना है। खाना खाना, चलना, बात करना बिना अतिरिक्त कहानी के। एक लाइन किताब में आती है, लाइफ इज ईजियर व्हेन यू मीट इट एज इट इज, नॉट एज यू विश इट टू बी। जिंदगी आसान तब होती है जब आप उसे जैसी है वैसी मिलते हो, न कि जैसी आप चाहते हो। ये बात सुनने में साधारण है, लेकिन जीने में क्रांतिकारी। इस हिस्से के अंत तक एक बात बहुत साफ हो जाती है। आप किसी स्थायी अवस्था की तलाश में नहीं थे, आप बहाव के साथ जीने की कला सीख रहे थे। माइंड डिटॉक्स आपको यही कला सिखाता है। न पकड़ो, न धकेलो, बस जागरूक रहो। और अब आखिरी सवाल अपने आप सामने आता है, अगर कुछ भी स्थायी नहीं है, अगर हर अवस्था आती जाती है, तो फिर इस पूरी यात्रा का सार क्या है? मैं इस सब को लेकर जीऊं कैसे? यही सवाल हमें अंतिम हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां लेखक पूरे सफर को एक सादे मानवीय सत्य में समेटते हैं। अब आखिर में किताब आपको किसी ऊंचे निष्कर्ष, किसी भारी दर्शन या किसी अब आप बदल चुके हैं वाले वाक्य पर नहीं छोड़ती। लेखक बहुत शांत तरीके से इस पूरे सफर को एक साधारण सी सच्चाई में समेट देते हैं। माइंड डिटॉक्स कोई लक्ष्य नहीं था, ये जीने का तरीका था। आप कहीं पहुंचने नहीं निकले थे, आप बस रास्ते में थोड़ा हल्का होना सीख रहे थे। लेखक आखिरी हिस्से में एक बहुत इंसानी लाइन लिखते हैं, अ क्लियर माइंड डजंट मीन अ क्वाइट लाइफ, इट मीन्स एन ऑनेस्ट वन। साफ दिमाग का मतलब शांत जिंदगी नहीं है, बल्कि ईमानदार जिंदगी है, जहां आप खुद से झूठ नहीं बोलते, जहां आप ये दिखावा नहीं करते कि सब ठीक है, और न ही ये मान लेते हैं कि सब खराब है। आप चीजों को जैसा है वैसा देखने लगते हो। अब जरा पूरे सफर को पीछे मुड़कर देखिए। शुरुआत में दिमाग भरा हुआ था, शोर, डर, तुलना, ओवरथिंकिंग। फिर आपने देखना सीखा, लड़ना छोड़ा, शांति में बैठना सीखा, गिरना स्वीकार किया, फिर उठना भी। लेखक कहते हैं यही जिंदगी है, कोई सीधी लाइन नहीं, कोई परफेक्ट ग्राफ नहीं, बस जागरूकता और इंसानियत। यहां लेखक एक बहुत जरूरी बात दोहराते हैं, आपको रोज माइंड डिटॉक्स करना नहीं है, आपको उसे याद रखना है। जब आप भूल जाते हो, दिमाग फिर से गंदा हो जाता है, और जब आप याद कर लेते हो बस एक पल के लिए, तो सफाई फिर शुरू हो जाती है। यू आर नेवर फार फ्रॉम क्लैरिटी, यू जस्ट फॉरगेट इट। आप स्पष्टता से कभी दूर नहीं होते, आप बस उसे भूल जाते हो। अब वही इंसान जो शुरुआत में अपने दिमाग से परेशान था, अब भी वही इंसान है। वही जिम्मेदारियां, वही दुनिया, वही अनिश्चितता। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो हर ख्याल के पीछे नहीं भागता, हर भावना से डरता नहीं, हर बुरे दिन को अपनी पहचान नहीं बना लेता। लेखक कहते हैं यही असली बदलाव है। इस हिस्से में लेखक एक आखिरी भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि माइंड डिटॉक्स के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी। वो कहते हैं नहीं, जिंदगी वैसी ही रहेगी, लेकिन आप अलग रहोगे। और जब आप बदलते हो तो वही जिंदगी कम भारी लगती है।
लाइफ डजंट गेट लाइटर यू दो। एक बहुत सुकून देने वाली लाइन यहां आती है, यू आर अलाउड टू बी अ वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टिल बी एट पीस। आप अधूरे रह सकते हो और फिर भी शांत रह सकते हो। आपको सब ठीक करने की जरूरत नहीं है शांत होने के लिए। ये बात जब अंदर बैठती है तो एक गहरी राहत मिलती है। लेखक आखिर में कोई लंबी लिस्ट नहीं देते, कोई नियम नहीं बनाते। वो बस इतना कहते हैं, जब भी दिमाग बहुत शोर करे, वापस आ जाओ, सांस में, शरीर में, इस पल में। जब भी खुद से नाराज हो जाओ, थोड़ी नरमी दिखा दो। जब भी जिंदगी से बहस चल रही हो, थोड़ी देर चुप हो जाओ। एक आखिरी लाइन किताब को बहुत खूबसूरती से बंद करती है, क्लैरिटी इज नॉट समथिंग यू अचीव, इट्स समथिंग यू रिटर्न टू। स्पष्टता कोई उपलब्धि नहीं है, ये वापसी है, खुद की तरफ, इस पल की तरफ, सच्चाई की तरफ। और यही माइंड डिटॉक्स की यात्रा खत्म नहीं होती, बल्कि रोज की जिंदगी में घुल जाती है। कभी साफ, कभी धुंधली, लेकिन अब आप जानते हो कि धुंध में भी रास्ता होता है। और शायद यही सबसे बड़ा सुकून है कि दिमाग शांत हो या अशांत, आप अब उसके कैदी नहीं हो, आप उसके साथ चलना सीख चुके हो।